हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज फाइटर। दोस्तों, आज हम उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल के तहत राजनीतिक जीवन। अगर इस समय के राजनीतिक जीवन की बात करें तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि जो उत्तर वैदिक काल है, इस वक्त तक आर्य लोग स्थायी जीवन जीने लगे थे। क्यों? क्योंकि इनका विस्तार गंगा घाटी क्षेत्र में हुआ है और गंगा घाटी क्षेत्र उपजाऊ है। खास तौर से यहां पर चावल की खेती होती थी, जो कि अधिक लोगों का पेट भरने में सक्षम है। ऐसे में इनके जीवन में स्थायित्व आया और अब जो जन की अवधारणा है, जो कबायली जीवन की अवधारणा है, वो क्षेत्र से जुड़ने लगी और एक स्थायी राज्य की अवधारणा नींव रखी गई, जिसे हम जनपद के नाम से, यानी जन से जनपद की अवधारणा विकसित होने लगी। तो ऐसे में क्या हुआ, जो क्षेत्रीय राज्य है इनका उदय हुआ और जो जन थे, जो अलग अलग कबीले थे, उनका आपस में विलय होने लगा। ऐसा ही महत्वपूर्ण विलय है, पुरु और कुरु जन को मिलकर भरत का निर्माण हुआ और तुर्वस और किवी जन को मिलकर पांचाल का निर्माण हुआ। इसी क्रम में जब हम किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजा को सपोर्ट करने वाली जो मंत्रिपरिषद होती है वो संबंधित अधिकारी, फिर उसके अंतर्गत जो राज्य है या जिला स्तर का है और स्थानीय प्रशासन है, ग्राम प्रशासन, नगर प्रशासन, इस प्रकार की हम बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम राजा को लेते हैं। तो जो राजा है, तो राजा कौन है? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो राजा है, जो ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णन मिलता है उसके अनुसार राजा युद्ध की आवश्यकता के अनुसार जन्म लेता है। ठीक है, युद्ध के नेतृत्व के में हमने ऋग्वैदिक काल में भी पढ़ा, वही चीज यहां लागू हो रही है। तो राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत हमें मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में, जिसमें एक कहानी मिलती है कि देव और असुर का संग्राम हो रहा था। देवता उसमें पराजित हो रहे थे बार बार। तो बात ये उठी कि आखिर पराजय का कारण क्या है। जब इस बात को उठाया तो पता चला कि नेतृत्व की कमी है और फिर उन्होंने क्या किया, अपने एक राजा को चुना और उसके बाद वो विजयी हुए। इस प्रकार से युद्ध में नेतृत्व की आवश्यकता ने किसको जन्म दिया? राजा को। अब इस काल में राजत्व की अवधारणा ज्यादा व्यापक हो गई थी। हर क्षेत्र, यानी उत्तर क्षेत्र, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, ये चारों दिशाओं में अलग अलग राजाओं के नाम मिलते हैं। ठीक है, उनकी उपाधियां अलग अलग थी। तो जो पूर्व में था उसे सम्राट कहा गया, जो पश्चिम में है उसे स्वराट कहा गया। उत्तर के जो राजा होते थे विराट की उपाधि धारण करते, दक्षिण के राजा भोज की उपाधि धारण करते थे और जो मध्य में होते थे उन्हें राजा कहा गया। तो इस प्रकार की राजत्व की अवधारणा व्यापक होने लगी और जो संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार करता था उसे क्या कहा गया? उसे एकराट कहा गया। अब इस काल के कुछ प्रसिद्ध राजा हुए, उनके बारे में हम जानेंगे। तो क्योंकि ये मिलाने के लिए आते हैं क्वेश्चन, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये प्रश्न सीधे आते हैं, तो इसलिए आपको सीधे सीधे याद करना है। जो परीक्षित है वो मृत्यु लोक के देवता कहा गया है। अश्वपति, राजा अश्वपति कहाँ के थे? कैकई के थे। राजा जनक विदेह के थे और राजा अजातशत्रु थे काशी के। उद्दालक आरुणि काशी और प्रमाहण जयबाली पांचाल। आपने अक्सर इनके संवाद सुनेंगे, उद्दालक आरुणि संवाद, प्रमाहण जयबाली का, जनक, अश्वपति, कैकई। तो ये जो राजा हैं ये प्रसिद्ध राजा है। इसमें ये जो राजा है ये दार्शनिक है, दार्शनिक राजा है। अंतिम 4, इसमें अंतिम 5 दार्शनिक राजा है। ठीक है, जो क्षत्रिय होने के साथ साथ दर्शन में भी पकड़ रखते हैं। अर्थात ये जो चीज है ये आगे जाके 600 BC के आसपास हमें जो ब्रह्म क्षत्र संघर्ष दिखाई देता है, ब्राह्मण और क्षत्रियों के मध्य संघर्ष दिखाई देता है, उसकी नींव उपनिषद से ही रखी जाने लगी है। उत्तर वैदिक काल में राजा का राज्याभिषेक होने लगा था और राजसूय यज्ञ के द्वारा राज्याभिषेक होता था। इस काल में कुछ प्रमुख यज्ञ होते थे, जैसे राजसूय यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है। ठीक है, ये सभी राज्य से संबंधित है। तो जो राजसूय यज्ञ था, ठीक है, इसका विस्तृत वर्णन कहां मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसमें एक अनुष्ठान किया जाता था, राजा का 17 प्रकार के जल से अभिषेक किया जाता था और जल से अभिषेक करने के बाद वो राजा माना जाता था। ठीक है, इस समय यह आशा की जाती थी कि 12 प्रकार के जो रत्न हैं वो क्या करें? राजा को सहयोग प्रदान करें। राजा इनके घर जाता था, इनको उपहार आदि प्रदान करता था ताकि इनका सहयोग उसे प्राप्त हो। अब ये रत्न कौन कौन है? पुरोहित है, युवराज
आप जान ही रहे हैं, महिषी। महिषी का मतलब है प्रमुख रानी, पटरानी जो होती है। सूत, सूत मतलब जो रथ हाँकने वाला है, काफी महत्वपूर्ण पद था ये भी उस वक्त। छटा, ठीक है। संग्रहिता, संग्रहित का मतलब है कोषाध्यक्ष, संग्रहिता का मतलब क्या है, कोषाध्यक्ष। और छटा का मतलब क्या है, द्वारपाल। भागदुक, भागदुक का मतलब है कर संग्रह करने वाला अधिकारी। अक्षवाप, अक्षवाप का मतलब है जो धूत कीड़ा में यानी ये जुए में राजा का साथ देता था। पालागल, पालागल का मतलब है विदूषक या हंसाने वाला। गोविकृत, गोविकृत जो था ये फॉरेस्ट ऑफिसर था, वन अधिकारी था। ग्रामीणी गांव का है, सेनानी सेना का प्रमुख है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रत्निंग है वो कौन है, ग्रामीणी है। और ग्रामीणी और सूत दो को मिलाकर कहा गया है कि ये राजा बनाने वाले होते थे। इन दो की महत्वपूर्ण भूमिका इतनी है, ग्रामीणी और सूत, इन दो की महत्वपूर्ण भूमिका इतनी है कि इनको राजा बनाने वाला कहा गया है। इस समय स्थायी सेना होती नहीं थी, तो क्या होता था, युद्ध से पहले राजा अपने कबीले के साथ एक ही थाली में भोजन करता था, एक भोज का आयोजन होता था। और फिर यह आशा की जाती थी कि संपूर्ण कबीला या संपूर्ण लोग उसका साथ देंगे, जो उसके क्षेत्र में लोग रह रहे हैं वो उसका साथ देंगे, ठीक है। इस प्रकार से एक प्रकार से जनसेना थी, मिलिशिया थी। राजा को इसमें विषमत्ता कहा गया है। विषमत्ता किसको कहा गया है, राजा को, क्योंकि ये विष से कर प्राप्त करता था, अर्थात विष के हिस्से को प्राप्त करता था, उसका उपभोग करता था, अर्थात विष को खाने वाला कहा गया है। विष का मतलब आम जन है, वैश्य वर्ग से है। ये पहला राजसूय। दूसरा है वाजपेयी। वाजपेयी यज्ञ जो था इसमें रथ दौड़ होती थी, ठीक है। और रथ दौड़ होती थी तो उसमें राजा का रथ जीतता था। जीतता था क्या, जिताया जाता था, ताकि ये बात स्पष्ट हो सके कि राजा के पास कुछ दिव्य शक्तियां हैं, राजा कुछ विशेष है। इसके बाद एक अगला यज्ञ अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। ये राज्य विस्तार से संबंधित था। इसमें एक अनुष्ठान होता था और एक घोड़े को, जिसके ऊपर ये एक लेख लिखा होता था कि ये घोड़ा जहां जहां घूमेगा वो क्षेत्र क्या होगा, उस राजा की अधीनता स्वीकार करेगा, ठीक। और जब तक वो घोड़ा वापस नहीं आ जाता था तब तक ये यज्ञ कंटिन्यू चलता था। तो काफी लंबे अनुष्ठान होते थे। इसके बाद अगर टैक्स सिस्टम की बात करें, कर व्यवस्था की बात करें, तो इस वक्त राजा कर वसूलने लगा था। इससे पहले ऋग्वैदिक काल में क्या होता था, कर वसूला नहीं जाता था, स्वेच्छा से जो दे देते थे वही वो प्राप्त करता था। लेकिन अब एक सिस्टमेटिक कर वसूला जाने लगा और इसकी दर निर्धारित कर दी। और इसकी दर कितनी बताई है, 1/6 बलि शुल्क भाग के रूप में ये प्राप्त होता था, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में वर्णन मिलता है कि केवल वैश्य ही कर देते थे, केवल वैश्य ही कर देते थे। इसलिए जो वैश्य है उनको अनस्य बलिधिकृत कहा है। अनस्य बलिकृत का मतलब है दूसरों को कर देने वाला, और अनस्यात का मतलब है दूसरों के उपयोग में आने वाला। क्यों, क्योंकि ये जो कमाता है उसका उपयोग कौन करता है, राजा, और दूसरों को कर कौन देता है, वैश्य, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य अधिकारी मिलते हैं, जैसे स्थपति, मुख्य न्यायाधीश, तक्षा, बढ़ई, ठीक है। स्थपति क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। इसके अतिरिक्त अगर इस समय हम न्याय की बात करें तो न्याय राजा करता था, पुरोहित की सहायता थी, पुरोहित की सहायता से करता था। और इस समय दिव्य परीक्षाएं, जिसमें कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता था, वहां पर दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी, अर्थात विष, जल, अग्नि परीक्षाएं, ये सब ली जाती थी। और एक महत्वपूर्ण बात यहां पर और है कि जो ब्राह्मण होता था, जो ब्राह्मण है, उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। तो इस प्रकार से ये उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख बिंदु हैं।